जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि भारत में रियासतों को मिलाने के लिए सरदार पटेल को बहुत क्रेडिट दिया जाता है। होम मिनिस्टर थे आजाद भारत के। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद ही डॉक्टर अंबेडकर ने यह योजना रखी थी। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आप सबका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। अब चलिए लिए चलता हूं 30 जनवरी 1939 पूना के गोखले इंस्टीट्यूट में डॉक्टर अंबेडकर, जो कि स्वतंत्र लेबर पार्टी के लीडर थे, उनको फेडरेशन के ऊपर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना भाषण पूरा अंग्रेजी में लिखकर तैयार किया था। पूरा भाषण पढ़कर सुनाना असंभव था, इसलिए उन्होंने सार संक्षेप में अपनी बातें वहां पर रखी। उन्होंने कहा कि आज तक छात्रों की ओर से भाषण के दिए गए आमंत्रण को मुझे नकारना पड़ा है, लेकिन इस संस्था के आमंत्रण को मैंने स्वीकार किया है। हो सकता है कि यह स्थिति भेदभावपूर्ण लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वकील और सार्वजनिक कार्यकर्ता के नाते मुझे अपने काम को संभालते हुए ऐसे आमंत्रणों का स्वीकार करना मुश्किल होता है। ऐसे आमंत्रणों को स्वीकार करना मुश्किल होता है। मैं केवल अध्यापक ही नहीं, राजनीतिज्ञ भी हूं। अध्यापक एक तरह से छात्र होता है और राजनीतिज्ञ केवल आंदोलनकर्ता होते हैं। मैं आंदोलनकर्ता भी हूं और छात्र भी हूं, मतलब लीडर भी हूं और टीचर भी हूं। अध्यापक अखबार की तरह होता है और राजनीतिक नेता मतपत्र की तरह होता है। मुझे एक तरह से मतपत्र के प्रचार का यह मौका मिला है। खासकर मेरे प्रिय विषय पर बोलने का मौका मिल रहा था, इसलिए मैंने इस आमंत्रण को स्वीकार किया है। अब वो आते हैं 1935 का जो संविधान बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके बारे में उसका पूरा विश्लेषण करते हैं कि 1935 का जो संयुक्त संविधान भारत पर लादा जाने वाला है, उसका स्वरूप विचित्र है। यह हिंदी फेडरेशन का स्वरूप राक्षसी होने वाला है। अमेरिका के संयुक्त राज्यों, जर्मनी या स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में से किसी भी राष्ट्र के फेडरेशन के साथ भारत के इस फेडरेशन की तुलना की जाए तो पता चलेगा कि भारत का यह फेडरेशन सचमुच राक्षसी है। विधिमंडल का संविधान देखिए, मंत्रिमंडल का स्वरूप देखिए या वरिष्ठ न्यायपीठ के अधिकारों को जांचिए। इनमें से किसी भी बात को देखें तो भारत के इस संयुक्त फेडरेशन का कुल स्वरूप विचित्र और अपूर्ण ही दिखाई देगा। मसलन, पहला, संयुक्त फेडरेशन के घटक। दूसरा, घटक का केंद्र के साथ संबंध। तीसरा, राष्ट्र के बहुजन समाज का संयुक्त फेडरेशन में नागरिकता का संबंध। इनमें से किसी भी नजरिए से आप देखिए, संविधान का परीक्षण कीजिए तो वह दोषपूर्ण और अस्वीकार करने लायक है। इस संयुक्त फेडरेशन को संयुक्त संघ या फेडरेशन नाम देने से पहले अलग हुए रियासतों का समूह या कॉन्फेडरेशन कहा जाए तो अधिक उचित होगा। इस फेडरेशन में संयुक्त से अधिक विभाजन के ही गुण हैं। समूचे राष्ट्र के सभी नागरिकों को सामान्य नागरिकता के अधिकार इस संविधान में नहीं दिए गए। इस प्रकार इस मूलतः सदोष संविधान, इस संविधान में दोष है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सुधार अगर इसमें कुछ कर दिया जाए तो यह स्वीकार्य होगा। उनके अनुसार, जो लोग सुधार चाहते हैं, उनके अनुसार पहला, इस संविधान लागू करने से क्या होगा, तो पहला, हिंदी रियासतों में जनतांत्रिक राज्य पद्धति शुरू होगी। दूसरा, भारत को जिम्मेदार राज्य व्यवस्था का लाभ मिलेगा। तीसरा, भारत एक क्षेत्र देश बनेगा। 3 लाभ वो बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर यहां कहते हैं कि लेकिन ऐसा कहने वालों ने 1935 का कानून ढंग से नहीं पढ़ा है।
इस कानून की धारा 6(1) पढ़ने से तथा उसके परिशिष्ट पे नजर डालने से पता चलता है कि इस संविधान से समूचा भारत एक छत्र नहीं हो सकता और न ही उसमें एकता निर्माण होती है। भारत के 650 रियासतों को फेडरेशन में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई है। आगे कहते हैं, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस छोटी रियासतों को शामिल न किए जाने से भारत में एकता बनेगी क्या? इस सवाल पूछते। इन रियासतों का भविष्य क्या होगा, इसका खुलासा होना भी जरूरी है। इस नए संविधान से रियासतों की एक तंत्री राज्य पद्धति खत्म होगी, यह उम्मीद करना गलत है, क्योंकि इसी कानून से रियासतदारों को स्पष्ट आश्वासन दिया गया है कि उनकी रियासत के अंदरूनी राजकाज में किसी तरह का दखलंदाजी करने का अधिकार फेडरेशन को नहीं होगा। जो रियासतें हैं उसके अंदरूनी कामकाज में फेडरेशन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इतना ही नहीं, इस संविधान ने रियासत की एक तंत्र राज्य व्यवस्था को खालिसा इलाके के जनतंत्र पर जुल्म ढाने के लिए नई सत्ता का निर्माण करवा दिया है। इसी प्रकार संविधान से पूरी तरह जिम्मेदार राज्य व्यवस्था का लाभ भी भारत को नहीं होगा। आगे कहते हैं कि सैनिक सुरक्षा और विदेश नीति 2 विभाग सरकार ने अपने पास रखे हैं, अर्थात केंद्र सरकार में द्विदल राज पद्धति शुरू करने वाला यह संविधान है। लेकिन इस द्विदल राज पद्धति से सिस्टम से जिम्मेदार राज्य व्यवस्था का दमन कैसे किया जाता है, इस बात का हमें और हिंदी लोगों को हाल में अनुभव हुआ है। इसके बावजूद यह सोचना कि केंद्र सरकार में उसमें मीठे फल लगेंगे, क्या मूर्खता नहीं है? किसी भी तरह से इस संविधान की छानबीन करें, तब भी आपको यही बात समझ में आएगी कि उसमें दाखिला का पूर्ण अभाव है, पूरा समावेश करने का पूर्ण अभाव है। कुछ सुधार करने के बाद इस संविधान को स्वीकारने की बात सिफारिश मिस्टर सत्यमूर्ति करते हैं, लेकिन मेरा यही मानना है कि भले मिस्टर सत्यमूर्ति के सुझाए सभी सुधार उसमें किए जाएं, तब भी उसकी त्याज्यता नहीं छटेगी, तब भी वो कंप्लीट नहीं होगा वो संविधान, क्योंकि इस योजना में कुछ मूलभूत दोष हैं। इस योजना के सहारे भारत स्वराज्य का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। आगे कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि भारत का अंतिम राजनीतिक लक्ष्य क्या है? कांग्रेस अब संपूर्ण आजादी से डोमिनियन स्टेटस की ओर उल्टी दिशा में बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरी राय में इस फेडरेशन की योजना से डोमिनियन स्टेटस का मार्ग भी बंद किए जाने वाला है। और इसी कारण आप पाएंगे कि इस संविधान के कानून में डोमिनियन स्टेटस शब्द ही गायब है, पूरी तरह योजना शब्द हटा दिया गया है। फेडरेशन का यह संविधान का स्वरूप अपरिवर्तनीय है, अनचेंजेबल है। ब्रिटिश पार्लियामेंट भी रियासतों की अनुमति के बगैर उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती, या फिर उसे बदलना हो तो फेडरेशन को ही नष्ट करना होगा। डोमिनियन स्टेटस की राह का पहला चरण जिम्मेदार राज्य पद्धति है, लेकिन इस योजना ने आरक्षित विभागों का निर्माण कर यह रास्ता ही बंद कर दिया गया है। आगे कहते हैं कि ऐसे हालात में हिंदी रियासतों का आगे क्या किया जाना चाहिए, यह महत्वपूर्ण मसला है। रियासतों की मनमानी का एक कारण वहां का एक तंत्रीय राज्य पद्धति तो है ही, लेकिन कई रियासतों के पास राज्य का काम काज चलाने के लिए जरूरी साधन भी उपलब्ध नहीं। किसी भी रियासत का कामकाज ठीक चलने के लिए विशिष्ट क्षेत्रफल और न्यूनतम धनराशि की जरूरत होती है, इनकम आय। ये जिनके पास न हो उन रियासतों को रद्द कर उनकी पुनर्रचना करनी चाहिए। राज्य का काम सुचारू रूप से चले, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। ये रियासतें जब फेडरेशन में शामिल होंगे, फेडरेशन के घटक बनेंगे,
तब उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकेगा और उसका पुनर्गठन भी असंभव होगा, क्योंकि अब तक उनके सार्वभौमत्व की रक्षा का यकीन संविधान में ही दिया गया है। 1935 के संविधान में ही उनका एक सार्वभौम राज्य रहेगा, उसका प्रावधान उसमें किया गया है। आगे कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि इसलिए सबसे पहले रियासतों का पुनर्गठन कर पूरे भारत में लागू नागरिकता निर्माण कर फिर फेडरेशन के बारे में सोचा जाना चाहिए। यही बेहतर रहेगा। केवल ब्रिटिश प्रांतों के संयुक्त संघों में पूरी तरह से जिम्मेदार राज्य व्यवस्था स्थापित करना संभव नहीं है। 1935 के कानून के मुताबिक 2 फेडरेशन बनाए गए हैं, एक ब्रिटिश प्रांत का और एक अखिल भारत का। इनमें से पहले फेडरेशन को जिम्मेदार राज्य व्यवस्था नहीं दी गई है और दूसरे को दी जाने वाली है। रियासतदार 2 कारणों से फेडरेशन चाहते हैं। पहला, वे ब्रिटिशों का सार्वभौम सत्ता नहीं चाहते और उन्हें फेडरेशन की दखलंदाजी भी नहीं चाहिए। मुसलमानों को लगता है कि भारत में मुस्लिम बहुल और प्रांतों का निर्माण किया जाए ताकि हिंदुओं को कमजोर किया जाए। हिंदू महासभा इसके विपरीत दिशा में सोचती है कि रियासतदारों को मिलाकर संयुक्त संघ बनाया जाए, जिससे हिंदुओं की सामर्थ्य बढ़ेगी और मुसलमानों पर अंकुश भी लगाया रखा जाएगा। इसके अलावा व्यापारियों का एक और नजरिया है। यह वर्ग कांग्रेस को धन की खुराक खिलाता रहता है। यूरोपियनों से उन्हें व्यापारिक सुरक्षा मिलना उनके लिए काफी है। उस समय भी लाभ लेने के चक्कर में थे। ये सभी वर्ग आज हो या कल संयुक्त संघ का स्वागत करेगा ही, लेकिन इसके अलावा गरीब और आजाद लोगों का एक बड़ा तबका है जिनके बारे में इस फेडरेशन में नहीं सोचा गया है। इस फेडरेशन की स्थापना करने से गरीबों की आजादी खत्म हो जाएगी। कंक्लूड करते हैं और गांधी पे एक तरह का कटाक्ष करते हैं। कहते हैं, पहले भारत की राजनीति की धुरी रानाडे, तिलक, अगरकर, गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र बनर्जी जैसे मशहूर नेताओं के हाथ में था। वे सब पुराने नेता अच्छे कपड़े पहनते थे और पढ़ाई के बाद ही बोला करते थे। आज यह रिवाज बदल चुका है। अब ये हालत बदल चुके हैं। आज नेताओं को अधनंगा रहने में गर्व महसूस होता है। राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन के बिना उसके बारे में राय प्रकट करने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि ग्रंथों से ज्यादा वे अपने अंदर की आवाज ही सुनते रहते हैं। मुझे इस प्रकार की सीख नहीं मिली है। मुझे अंदर की आवाज का अनुभव नहीं है। इसलिए मैंने रानाडे, तिलक, गोखले की परंपरा का अनुसरण करते हुए इनके स्मृति दिवस पर आयोजित सभा में अपने विचार आपके सामने पेश किए। इसमें से जो हिस्सा आपको ठीक लगे उसे स्वीकार करें। आपसे मेरी यह प्रार्थना है। यह कहकर मैं अपना भाषण पूरा करता हूं। वोट ऑफ थैंक्स उनके टीचर ने दिया था। NM जोशी ने धन्यवाद देते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर एल्फिंस्टन कॉलेज में मेरे शिष्य थे। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। स्वतंत्र बुद्धि के साथ विचार करते हुए साहस के साथ अपनी राय को सबके सामने रखने वाले उनके जैसे मार्गदर्शकों की आज की युवाओं को जरूरत है। तो ये था भाषण। और पहले 1939 में ही रियासतों पे बोल चुके थे। उनका रिजर्वेशन से ज्यादा दिलचस्पी रियासतों पर थी। वो रियासत वाले कमिटी में, एनेक्सेशन वाले कमिटी में जाना चाहते थे, लेकिन उसमें नहीं जाने दिया गया। रेफरेंस वॉल्यूम 39 चैप्टर नंबर 152 पेज नंबर 219 से लेके 222 तक देख सकते हैं। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। आपसे फिर मुलाकात होती है। जय भीम।